सभी लोगों के लिए मेरी प्रशांत सर की तरफ से नमस्कार। आज मैं आपको हॉकी जो गेम मैं बताता चल रहा हूँ, पूर्व में पार्ट 4 तक मैंने वीडियो जारी किए थे। आज मैं फिजिकल एजुकेशन की शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत गेम हॉकी में पार्ट 5 सेक्शन ए पर प्रकाश डाल रहा हूँ। सभी छात्र एवं अन्य हमारे शुभचिंतक जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग किया है, जैसा कि मैं इस समय देख रहा हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पार्ट 5 ए सेक्शन में ड्यूरेशन एंड ऑफिशियल मैंने टॉपिक दिया है। ड्यूरेशन अर्थात अवधि, समयावधि अर्थात हॉकी का जो खेल है वो कितना समय चलता है। ये समय 35 मिनट का पहला हाफ रहता है, 5 से 10 मिनट का विश्राम रहता है, फिर अगला सेकंड हाफ 35 मिनट का होता है, अर्थात 35-5-10-35 अर्थात 35 मिनट का एक हाफ, दूसरा 35 मिनट का हाफ, 35 और 35 70 मिनट का खेल हॉकी का होता है। जैसा कि हम जानते हैं 35 मिनट का जो हाफ होता है वो अगर ए टीम खेल रही है तो अगर उसने ए पाले का चयन किया है तो यही अगला जो हाफ होगा वो बी पाले में, पहली वाली टीम बी पाले में खेलेगी, और जो बी टीम यानी बी पाले में खेली थी बी टीम वो ए पाले में खेलेगी, अर्थात 35 मिनट के पश्चात दोनों का अपना अपना क्षेत्र अर्धक बदल जाएगा। अब मैं चलता हूं ऑफिशियल पे। ऑफिशियल में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे लिए कौन कौन से अधिकारी इन खेलों को संपन्न कराते हैं, उन पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं। नंबर 1 अंपायर, हॉकी में 2 होते हैं। नंबर 2 टाइम कीपर, इनकी संख्या 2 रहती है। नंबर 3 स्कोरर, जिसे हम लोग गणक भी कहते हैं, वो 2 हैं। नंबर 4 लाइनमैन, जो मैदान के चारों ओर रहते हैं, उनकी संख्या 4 होती है। अब मैं जो नंबर 1 पे अंपायर है उनका क्या ड्यूटीज हैं, क्या कार्य क्षेत्र है, मैं उस पर प्रकाश डाल रहा हूं। अंपायर का ड्यूटी नंबर 1, 2, 3, 4 इन बिंदुओं के अंतर्गत अंपायर की ड्यूटी पूर्ण होती है। अंपायर जैसा कि लिखा हुआ है 2 होते हैं। ये अंपायर नंबर 1 जो मैं दे रहा हूं, बता रहा हूं आपको, नंबर 1 पे अंपायर निष्पक्षी हो, वो एकाग्री हो, सामंजस्य हो और मैच की तैयारी करवाना उसका ड्यूटी में आता है। दूसरा सहयोग। नंबर 3 स्थिति एवं गतिशीलता। नंबर 4 सीटी एवं संकेत का प्रयोग। मैंने जैसा कि आपको पॉइंट 1 में बताया था निष्पक्षी होना, ये आप देख रहे हैं यहाँ अंपायर, ये 1 और ये अंपायर आपका देखिए 2। इन समस्त खिलाड़ियों के बीच में ये जितने खिलाड़ी हैं ये ए टीम के हैं और इधर बी टीम के दूसरे खिलाड़ी दूसरे रंग से मैंने दिखाने का प्रयास किया है। आप ये देखिए अंपायर यहाँ पे 1 हैं और 2 हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अंपायर 2 होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो टाइम कीपर हैं वो टाइम कीपर आप यहाँ मौजूद हैं, वो टाइम कीपर रहते हैं, उनका सब टाइम कीपर भी मौजूद रहते हैं, लेकिन टाइम कीपर का प्रयोग कभी कभी मैचेस में अधिकतर अंपायर के माध्यम से भी कर लिया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्कोरर भी क्या नाम है, मैंने जो उसमें बताया था
वो स्कोरर भी आपके सब स्कोरर, स्कोरर, तो स्कोरर सब स्कोरर, ये दो स्कोरर रहते हैंगे। ये स्कोरर भी अपना कार्य करते हैं और स्कोरिंग करते हैं, जिनको हम गणक भी कहते हैं। साथ ही जब मैच हाफ हो जाता है कंप्लीट, या अन्य कोई कारण से हमारे अगर ये दो अंपायर आके बाहर बैठते हैं, तो ये उनके लिए यहाँ प्लेस रहता है, वो दोनों बैठते हैं, चर्चा भी कर सकते हैं और अन्य गतिविधि भी अपनी डिस्कस कर सकते हैं। टीम ए की जो आप देख रहे हैं पोजीशन, वो आप देख रहे हैं एम से यहाँ मैनेजर है, सी से यहाँ कोच है, और ये 5 पी हैं, अर्थात 5 प्लेयर सब्स्टिट्यूट्स बैठे हुए हैं। बी टीम में मैनेजर ये हैं, सी से कोच हैं, और 5 प्लेयर पी से मैंने दर्शाए हैं, आप देख रहे हैं। इसके पश्चात टाइम कीपर के बाद आता है लाइनमैन। लाइनमैन देखिए आप, ये लाइनमैन हमारे हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। लाइनमैन यहाँ पर क्या कार्य कर रहे हैं, यहाँ इनके क्षेत्र में ये साइड लाइन पूरी आई है, यहाँ से इस लाइन को पूरा ये देखेंगे। दूसरा लाइनमैन यहाँ बैक लाइन को यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। तीसरा लाइनमैन इस जगह से इस बिंदु से इस बिंदु तक की साइड लाइन को देखेंगे, और यहाँ का जो चौथा लाइनमैन है, जो ये बैक लाइन आ रहा है, तो यहाँ से इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अंपायर की ड्यूटी, अंपायर का क्या कार्य है, तो अंपायर का मैंने आपको बताया पहला निष्पक्षता। अंपायर ये दोनों हैं, ये जब ही निष्पक्ष अपने को सिद्ध कर पाएंगे, जब ये दोनों इन प्लेयर्स से किसी प्रकार का भी मोह नहीं रखेंगे। यदि ये इनको देख के चलेंगे, इन प्लेयर्स को देख के चलेंगे दोनों अंपायर, तो कभी भी निष्पक्षता सिद्ध नहीं कर सकते। इसलिए निर्णायकों को अपना निर्णय सुरक्षित रखने का अधिकार है, वो अपना निर्णय अपना उचित प्रकार से दें, जो उनको लगता है कि हाँ ये निर्णय उचित है, टीम से किसी प्रकार से प्रभावित ना हो। दूसरा मैंने आपको बताया था एकाग्री, पिछले अभी उसमें पीछे दिखाया था मैंने आपको एकाग्री। या एकाग्री का मतलब यहाँ पे यह है कि दोनों अंपायर मैच के दौरान या मैच रुक गया तब भी अपने को एकाग्रचित बनाए रखें, हड़बड़ाएं नहीं, किसी प्रकार का उनमें असंतोष ना हो। एकाग्रता आवश्यक है, एकाग्रता बनी रहनी चाहिए। तीसरा मैंने आपको बताया था सामंजस्यता। सामंजस्यता का यह है, तात्पर्य यह है कि दोनों अंपायर आपस में सामंजस्य बना के चले, आपस में आंख से इशारे से कोई भी निर्णय अगर उनको लगता है तो आपस में दोनों निगाह से उस निर्णय का जजमेंट लें। साथ ही जो ये प्लेयर्स हैं ए टीम के और प्लेयर्स हैं बी टीम के, इन दोनों से सामंजस्य बना के चलें। टीमों के सदस्यों से कोई भी खिलाड़ी से किसी प्रकार का भी ऐसा बर्ताव ना हो जिससे सामंजस्यता प्रभावित हो। आपको मैंने उसके पश्चात बताया था मैच की तैयारी के बारे में। ये दोनों अंपायर मैच की तैयारी करेंगे। इनका काम तैयारी के अंतर्गत क्या है? सबसे पहले अपने ऑफिशियल से बात करना, स्कोरर टाइम कीपर से डिस्कस करना, चर्चा करना। तत्पश्चात ये अपने जो मैनेजर और कोच हैं उनसे भी क्या नाम है चर्चा कर सकते हैं। उसके पश्चात वो सीधा ग्राउंड पे जब आएंगे तो ग्राउंड पे ये जो साइड लाइन है और बैक लाइन है, पोस्ट है, गोल पोस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, डी है, इन सबको आके दोनों अंपायर पूरे फील्ड को बहुत बारीकी से जांच करेंगे। यदि कोई ग्राउंड में मार्किंग हल्का है उसको ठीक कराएंगे। यदि उनको कोई इसमें दोष लगता है, जिस प्रकार का दोष का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि मैदान पर कोई कंक्रीट है इत्यादि, कोई ऐसा साहित्य है या कोई ऐसा वस्तु है जिससे हमारे प्लेयर्स प्रभावित हो सकते हैं, वो तुरंत उसको ठीक कराएंगे। साथ ही उनका अगला कार्य जो होता है वो है मैच की तैयारी के लिए किस प्रकार के अन्य बिंदु रहेंगे, जो वो मैं आपको बताऊंगा। मैच जो शुरू होगा तो मैच शुरू होने से पहले दोनों निर्णायक
क्रीड़ा क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया था। साथ ही उसके लिए अगला बिंदु के अंतर्गत दोनों निर्णायक ये ध्यान रखें कि उनका यूनिफॉर्म जो कोड रहेगा वो दोनों का कोड एक रहे, यूनिफॉर्म कोड एक रहे। ये ध्यान रहे कि दोनों जो टीमें हैं इनके वेश अर्थात यूनिफॉर्म सेम ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही अंपायर कपड़े ऐसे पहने जो मौसम के अनुकूल हों। दोनों अंपायर इस बात का विशेष ध्यान रखें। उनके जो जूते हैं वो जूते भी उसी खेल के उपयुक्त हों, अर्थात जजमेंट देने के लायक हों, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि स्टॉप घड़ी, सीटी, उनका विवरण, अन्य रिकॉर्ड रखने का उनके पास उससे संबंधित इन दोनों अंपायरों पर जब मैच ये प्रारंभ होता है उससे पूर्व ही आधुनिक साहित्य भी दोनों अंपायर ऑफिशियल के पास रखवा दें, ताकि कहीं कोई क्लेम अगर आता है तो उसका सेटलमेंट हो सके। विवाद की स्थिति दोनों अंपायर के बीच में या खिलाड़ी या अंपायर के बीच में ना हो पाए। अगला बिंदु जो मैंने आपको पॉइंट 2 बताया था पूर्व में, वो था सहयोग। सहयोग का यहाँ पे तात्पर्य ये है कि दोनों जो अंपायर हैं वो आपस में विचार विमर्श कर लें, नियमों से संबंधित अगर कोई उन्हें लगता है तो आपस में चर्चा कर लें। साथ ही इस तरीके से क्या नाम है कार्य करेंगे ताकि पूर्ण मैच पर ये लोग नियंत्रण बना सकने में सक्षम हों। ये इस प्रकार का इनमें जो सहयोग की भावना है वो आपस में बनी रहनी चाहिए। साथ ही निर्णायक एक दूसरे की सहायता करने की जिम्मेदारी भी लेंगे, और जब उन्हें ये लगता है कि उनके मैच के दौरान उनका साथी ओझल हो रहा है तो वो पता लगा उस क्षेत्र के किसी भाग को अगर यदि देख नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो उन्हें लगता है कि यह आवश्यक है कि मैं इस क्षेत्र को जाके देखूं कि क्या डिस्प्यूट है। तो उसमें उनको गतिशीलता दोनों में से किसी को भी जिसको आवश्यक है उसको दिखानी पड़ेगी, और ये ध्यान रहे कि निर्णायक अवश्य ही केंद्र जो रेखा सेंटर लाइन है उसको पार करने के लिए तैयार रहें। दोनों में से किसी को जरूरत पड़ सकती है, जहां तक उचित समझें। साथ ही निर्णायक अपने अर्धक में ही निर्णय दें दोनों ही, लेकिन सहयोग वो आपस में कर सकते हैं ताकि कोई निर्णय दोनों के बीच में प्रभावित ना हो। साथ ही अगला पॉइंट ये भी रहेगा यहाँ पे, दोनों निर्णायक मैच के दौरान अगर कोई गोल होता है, किए गए गोल या कोई अन्य कार्ड उन्होंने दिखाया है, जैसा कि आप जानते हैं कि आप ग्रीन कार्ड, आप येलो कार्ड एंड रेड कार्ड का प्रयोग करते हैं, तो दोनों निर्णायक इन चीज़ों को भी लिखित में अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे जरूर रखें। अगला मैंने आपको जो पॉइंट बताया था, आपने देखा था तीसरा पॉइंट था वो सहयोग के बाद गतिशीलता तथा स्थिति, अर्थात निर्णायक हमेशा गतिशील रहें ताकि मैच के दौरान उपयुक्त ऐसी स्थिति ना हो कि दोनों के बीच में सामंजस्य प्रभावित हो। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जो निर्णायक स्थिर है, मैच को पूरी तरीके से अगर नहीं देख पाता है तो इस कारण से वो सही निर्णय कभी कभी नहीं ले पाता है। तो गतिशीलता आवश्यक है। आप जब मैच चल रहा है तो अपनी गतिशीलता बनाए रखें दोनों, ताकि किसी प्रकार का भी कोई निर्णय प्रभावित ना हो सके। अच्छी स्थिति ये होती है कि निर्णायक खेल के प्रवाह को बनाए रखें, और तभी वो दोनों अपने अपने अर्धक में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। प्रत्येक निर्णायक मूल रूप से अपने क्षेत्र के अर्धभाग में अवश्य क्रियाशील रहे, ये उसके कार्य क्षेत्र में आता है। आप ये देखते होंगे कभी कभी
कभी कभी दोनों में सामंजस्यता का अभाव हो जाता है, जिससे दोनों टीमें डिस्टर्ब होती हैं। साथ ही बाहर बैठे जो अन्य ऑफिशियल हैं वो भी पता लगा उसको देखकर मैदान पे फोर्स बनाते हैं, तो ऐसा काम ना हो। जब केंद्र रेखा और 23 मीटर के मध्य क्षेत्र में खेल खेला जा रहा है, तो निर्णायक हमेशा बैक लाइन पर ना जाके साइड लाइन की स्थिति में अपने को रखें, अर्थात तुरंत इस स्थान पर साइड लाइन का प्रयोग करें। और जब खेल 23 मीटर क्षेत्र में या वृत्त में खेला जा रहा हो, तो निर्णायकों को हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वो साइड लाइन का अधिक से अधिक प्रयोग करें, और यदि आवश्यक हो तो वृत्त में जाकर वो जो कोई अगर अपराध हुआ है, अर्थात कोई भी खिलाड़ियों के दोनों टीमों के मध्य में कोई अपराध हुआ है, तो उस पर उचित निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। इसलिए ये देखना आवश्यक होता है कि क्या गोल जो किया गया है वो वैध है या अवैध है। इसलिए अंपायर को आवश्यकता पड़ने पर सर्किल के पास भी जाना चाहिए। पेनाल्टी स्ट्रोक तथा गेंद के क्षेत्र के बाहर चले जाने पर निर्णायकों को ऐसी स्थिति में ग्रहण करनी चाहिए जिससे किसी भी संभावित हम स्थिति को प्रकट करने में सक्षम हों। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि निर्णायक ऐसी स्थिति ग्रहण ना करें जिससे खेल के प्रवाह में अर्थात खेल में बाधा उत्पन्न हो। वो सदैव यदि डी के अंदर किसी प्रकार का पेनाल्टी स्ट्रोक का आप देख रहे हैं, पेनाल्टी स्ट्रोक लिया जा रहा है, तो वो उन प्लेयर्स के बैक पोर्शन में वो भी उनके दाईं तरफ खड़े होने का प्रयास करें। साथ ही अगला मैंने आपको बताया था, उसमें जो बिंदु मेरा 14 था, सीटी बजाना, अंपायर के द्वारा सीटी बजाना। तो ये सीटी बजाना एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये मैच के रुख को बताता है और सारे प्लेयर्स सीटी के अनुसार ही अपना खेल संपादित करते हैं। इसलिए हमारे लिए संकेत जब हम दें तो उस समय स्थिर हो जाएं, ये आवश्यक है। अब इसके पश्चात आपको मैंने जो सीटी और लास्ट उसका एक बिंदु था संकेत, ये संकेत के बारे में हम अभी जानकारी आपको अगले 5B जो पार्ट 5B है उसमें देंगे। उससे पूर्व मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं कि मैंने यहाँ पे ये जितने भी हैं, मैंने L लिखा है, GK लिखा है, ये सारे जितने भी लिखे हैं, तो मैंने डिटेल आपको दिया है। U यहाँ लिखा हुआ है, ये दोनों U फॉर अंपायर, L अर्थात ये लाइनमैन है, 1 2 3 4 ये लाइनमैन है, मैंने यहाँ लाइनमैन लिखा है। और T यह लिखा हुआ है, T फॉर टाइम कीपर है। S ये S है, स्कोरर है। और O ये दोनों वो है, यहाँ पे ऑफिशियल हैं। और M जो मैंने दिया है, M का मतलब A टीम और B टीम दोनों के मैनेजर। C ये C है, ये C है, A और B टीम के दोनों के कोच। और P जो हमने दिया है वो P से प्लेयर दे रखा है, दोनों तरफ देखिए A टीम में और B टीम में दोनों तरफ प्लेयर हैं। और G के अर्थात गोलकीपर मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। आपको मैंने आज हॉकी के ड्यूरेशन एवं ऑफिशियल के अंतर्गत 5A सेक्शन का मैंने वर्णन किया है। अन्य जो सीटी के अतिरिक्त अब संकेत की जानकारी है, वो संकेत की जानकारी 5B सेक्शन के अंतर्गत दी जाएगी।